जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम एनडीए का जो मॉक टेस्ट 2 हुआ था 13 जुलाई को इकोनॉमिक्स वाला देख लेते हैं। करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी मॉक टेस्ट 2 सीरीज, जो पहले के 2 टेस्ट फ्री में थे वो तो रहे, अभी टेस्ट सीरीज लग रहा है तो एनरोल कीजिए, मिलते आगे वाले टेस्ट में। ठीक है, तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन चलिए तो सवाल करते हैं। फर्स्ट करंट क्वेश्चन था, हु बिकेम द फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इन मार्च 2025। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन ये बनी थी जी? क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री, he was also the former Olympic gold medalist। पहले इसने गोल्ड मेडल भी जीता था, प्लस ये कहाँ की है सर? तो ये है जी जिम्बाब्वे देश की। ये कहाँ की है? तो जिम्बाब्वे देश की है। एंड शी इज ऑल्सो द फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी IOC। ठीक है, तीनों फैक्ट भी याद रखना जी। नाम है उसका क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ला पेराउस 2025। तो ये एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में होता है, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फ्रांस का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था लेड बाय चार्ल्स डी गोच, एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया ने INS विशाखापट्टनम भेजा था क्या? नहीं। इंडिया ने क्या भेजा था जी? इंडिया ने विशाखापट्टनम नहीं भेजा था, INS मुंबई भेजा था। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, आंसर मिल गया A192 ओनली। Next one. According to the Union Budget 2025-26, India has set a target of achieving 100 gigawatt of nuclear power capacity by which year? ठीक है, तो बजट में ये अनाउंसमेंट हुआ, भारत ने एक टारगेट रखा है जो टोटल 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है। न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है कितना? 100 गीगावाट की। और टारगेट कब तक रखा है? तब रखा है जी जब भारत का 100th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। जब भारत का 100th इंडिपेंडेंस डे होगा यानी स्वतंत्र दिवस, तब तक हमें ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो ये बजट में ये बात हुई थी। नेक्स्ट, GI टैग दाली चिल्ली। ठीक है, दाली चिल्ली जिसको दाली कोरसनी भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दाली कोरसनी। दाली कोरसनी क्या है सर? ये रेड पेपर चिल्ली है जी। ठीक है, रेड पेपर है। तो ये कहाँ का है सर जिसको GI टैग मिला? सिक्किम का। कौन से राज्य? तो सिक्किम राज्य का है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्रह्मा रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा इससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्रह्मा तो रिसेंटली सबको पता है, सब म्यांमार में अर्थक्वेक आया था। तो जब म्यांमार में अर्थक्वेक आता है, कहीं पर भी दुनिया में कोई भी डिजास्टर होता है, तो भारत सबसे पहले वहां पे खड़ा होता है उनकी मदद करने के लिए। तो ऐसे में म्यांमार में जब अर्थक्वेक आया था तो भारत ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि सर ह्यूमैनिटेरियन एड था, जो भूकंप वाली जगह पे। ठीक है, भूकंप प्रभावित म्यांमार को मानवीय सहायता, तो ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, तो कहीं सारे ऐसे कई सारे ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन सिंधु है ना, बहुत सारे ऑपरेशन है सर। तो याद रखना जी, ये ऑपरेशन से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हाई होते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन? ठीक है, यहाँ पे देखो एक तो जैसे इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्रॉम सूडान,
ठीक है। सूडान में सर जो भारत के नागरिक को बाहर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, इसके लिए ऑपरेशन तो ऑपरेशन राहत, ठीक है, ऑपरेशन राहत। नेक्स्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट में सर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस काफी सारे, ठीक है जी, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग किया गया। वैसे रिसेंटली एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। ये जो नक्सलवादी है सर, माओवादी है, एंटी माओइस्ट ऑपरेशन था। एंटी माओइस्ट ऑपरेशन कहाँ के लिए था सर? ये जो छत्तीसगढ़ में हुआ था उसके संबंधित था, ठीक है। तो इस ऑपरेशन से तो ध्यान रखना इसका। कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन विच वाज लॉन्च्ड इन 2015, ठीक है। तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था सर? 100 स्मार्ट सिटीज बनाने थे, टू डेवलप 100 cities into model smart cities with citizen friendly governance and infrastructure। तो ये ऑब्जेक्टिव था सर, 100 स्मार्ट सिटी बनाने भारत के अंदर। नेक्स्ट वन, सरहुल इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया? सरहुल, सरहुल एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जी, जहां पे नेचर का वर्शिप किया जाता है। इसके साथ में एक ट्री होता है जी, साल ट्री, ठीक है, साल ट्री, इन दोनों का वर्शिप किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारी फसल होगी, जो हार्वेस्ट होगा वो अच्छे से हो, ये भी चीज मांगा जाता है यहाँ पे। तो ये कौन से ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है? उरांव, मुंडा और ओ ट्राइब कहाँ के है सर ये? तो ये झारखंड के ट्राइब है। कहाँ के ट्राइब है? तो ये है सर झारखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, consider the following statement regarding exercise tiger trump। exercise tiger, ये भारत और यूएसए के बीच में है सर, बायलैटरल एक्सरसाइज, बिल्कुल ठीक है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिप इज अ बायलैटरल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, जहां पर भारत की आर्मी, भारत की नेवी और भारत का एयरफोर्स तीनों मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, भारत और यूएस के बीच में है, ठीक है। द 2025 एडिशन इज द 4th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जी। और कहाँ पे प्लेस किया गया था? विशाखापट्टनम में, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जवाब क्या रहेगा? D1, 2 और 3 इसका रहेगा। नेक्स्ट वन, which following statement are correct regarding India's defense exports? India's defense export reached 23,622 crore, marking a 12.04% increase over the previous year। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, है ना। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, ठीक है, इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वहां पे हमें वृद्धि देखने को मिला है, बहुत बढ़िया वृद्धि मिला है 12%। और टारगेट भी रखा है सर कि 2029 तक 50,000 करोड़ से बढ़ाना है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इंडिया इज टारगेटिंग टू इंक्रीज इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट टू ₹50,000 बाय 2029, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जवाब भी रहेगा C1 and 2। नेक्स्ट वन, which organization released fiscal health index 2025 report? fiscal health index ये किसने रिलीज किया था? किया था नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज किया था। नेक्स्ट वन, consider the following statement regarding the 6th BIMSTEC Summit 2025। अभी अप्रैल, हाल ही फिलहाल में अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक की हुई थी, और कहाँ पे हुई थी सर? बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट थीम क्या था सर? प्रॉस्परस, रेजिलेंट एंड ओपन बिम्स्टेक, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द समिट रिजल्टेड इन द अडॉप्शन ऑफ बैंकॉक विजन 2030, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और जवाब भी रहेगा 2 and 3। ऑल राइट। नेक्स्ट, विच कंट्री कन्फर्ड द मित्रा विभूषण हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर फॉरेन हेड्स टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर? रिसेंटली मिला था, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था मित्रा विभूषण अवार्ड। कौन से देश ने दिया था? तो ये था सर श्रीलंका ने, ठीक है। कौन से देश ने दिया था? श्रीलंका ने दिया। नेक्स्ट, अभी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द बैंक रेट? बैंक रेट मतलब क्या होता है सर? बैंक रेट मतलब वो धारा होता है जी ये, जहां पे जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक होता है, यानी आरबीआई जो है,
ये जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं इन लोगों को लोन देता है बिना कोई कोलैटरल के, यानी बिना कोई सिक्योरिटी, बिना कोई डॉक्यूमेंट के जब लोन प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, किसको, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको, और इससे शॉर्ट टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है, तो याद रखिए ये लॉन्ग टर्म वाला रहता है, ठीक है। द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी कोलैटरल फॉर लॉन्ग टर्म बैंक रेट। नेक्स्ट वन, एंट्री मनी सप्लाई विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे मनी सप्लाई होता है सर M0, M1, M2, M3, तो वहां पे जो M3 होता है ब्रॉड मनी भी इसको कहते हैं, जो इंक्लूड करता है सर वो करेंसी भी होता है इसमें जो लोगों के पास होती है। नेक्स्ट जो DD होता है, डिमांड डिपॉजिट हम रखते हैं बैंक में, वो भी होता है। फिक्स डिपॉजिट भी होता है सर, टाइम डिपॉजिट जिसको कहते हैं, और आरबीआई के पास जो भी होता है वो भी होता है, सारी चीज होता है सर। जवाब भी रहेगा 1, 2, 3 एंड 4। What does paradox of thrift state refers, ठीक है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो जब सेविंग ज्यादा हो जाती है सर तो लोग तो पैसे अपने पास रखेंगे, मार्केट में लाएंगे नहीं, मार्केट में लाएंगे नहीं तो भैया इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसी को पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। तो इंक्रीज कैन रिड्यूस ओवरऑल डिमांड एंड स्लो डाउन द इकोनॉमिक, इट इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट स्टेट। Next question. Which of the following is not an example of capital good? Capital good का एग्जाम्पल नहीं है सर। मशीनरी यूज, फैक्ट्री के अंदर तो मशीन तो मेन होता है, ये तो कैपिटल गुड है। नेक्स्ट, अब लॉजिस्टिक में डिलीवरी ट्रक, तो बिना ट्रक के डिलीवरी कैसे करोगे, वो भी है भैया। नेक्स्ट है लैपटॉप, सॉफ्टवेयर डेवलपर को लैपटॉप उसको तो चाहिए, वो इसी में तो काम है उसका, तो कौन सा गलत रहेगा जी, सी इसका आंसर रहेगा। A loaf of bread purchase for personal consumption, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप कोई चीज परचेज करोगे तो कैपिटल गुड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, तो इसका जवाब भी रहेगा जी सी। ये हमारे सवाल थे, मिलते हैं अगले मॉक के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। अभी आप लोगों ने एनडीए का पेपर दिया होगा और उम्मीद करता हूं बढ़िया गया होगा। एक अनुमान जो था उसके हिसाब से लगाया होगा। जो पेपर जो पार्ट आपने पढ़ लिया है वो बढ़िया किया होगा, और जो पार्ट अभी तक नहीं पढ़े हैं उसके तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो पढ़े हैं उसको बना पाए कि नहीं बना पाए वो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, कि पेपर का लेवल कैसा रहा और कौन कौन से क्षेत्र में अभी आपको काम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो क्षेत्र अभी भी टाइम है, आप उस सेक्टर को थोड़ा ठीक करिएगा, अच्छा करिएगा, क्योंकि अभी समय है, तो उस क्षेत्र को मजबूत कर लीजिए जो जो क्षेत्र में आपका अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसके पहले चलने से पहले आप लोग जान लीजिए कि एनडीए 2025 को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज है आपकी। ऑनलाइन इसकी फीस 399 है, ऑफलाइन 999 रखी गई है। इसके सेंटर आपके होंगे ऑफलाइन में पटना, दिल्ली, देहरादून और कहाँ पर, प्रयागराज। चारों सेंटर में से जहाँ आपको कंफर्टेबल हो वो आप पेपर दे सकते हैं। पहले दो फ्री थे, तीसरा आपका आप यहाँ से जो है शुल्क एप्लीकेबल है, और टोटल 20 टेस्ट आपके इसमें हैं प्रॉपर अच्छे से। सभी के वीडियो सोल्यूशन आपके प्रॉपर मिलेंगे। 12 आपके एडिशनल टेस्ट हैं, 4 प्रीवियस ईयर है और 4 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, मतलब टोटल 20 आपके हैं, ठीक है। चले बात है क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल आपका क्या आ रहा है, कामसूत्र, महाभास, बुद्ध चरित्र, ये तमाम सारी चीजें। पहला आपका आ रहा है क्या, कामसूत्र, महाभास और बुद्ध चरित्र। कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र जो होता है ना वो वात्स्यायन की रचना, किसकी, वात्स्यायन की रचना है। महाभाष्य किसका है, तो महाभाष्य पातंजलि का रचना है। बुद्ध चरित्र किसका है, अश्वघोष का। अब इसको मिला लीजिए, जो आपका करेक्ट आंसर बनता है। तो ए का बी हो गया, ए का बी यहाँ पर है, 1 का बी यहाँ पर है, 1 का सी यहाँ है, 1 का ए यहाँ है, इन दोनों को बाहर कर दीजिए। दूसरे का सी आप मिला लीजिए, दूसरे का सी यहाँ पर दूसरे का ए है तो इसे बाहर कर दीजिए। यानी करेक्ट स्टेटमेंट अगर आपका पूछता है तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका बी बनता है। क्या बनता है, बी बनता है, ठीक है। पातंजलि
का महाभास। पतंजलि योग शास्त्र के विद्वान माने जाते हैं, योगा से रिलेटेड है, योग शास्त्र से रिलेटेड है। पतंजलि के योग शास्त्र के विद्वान माने जाते हैं और यह पुष्यमित्र शुंग के प्रीस्ट माने जाते थे, प्रीस्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के जो गुरु माने जाते हैं ना, वो आपके पतंजलि माने जाते हैं। अश्वघोष बुद्ध चरित को लिखते हैं और ये कनिष्क के दरबार के स्कॉलर माने जाते हैं, कोर्ट स्कॉलर ऑफ कनिष्का। कनिष्क के दरबारी विद्वान माने जाते हैं कौन? अश्वघोष। ठीक है, चलिए दूसरे का आपका बी हो गया, पहले का बी हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल अभिलेख के बारे में आपको बताना है। एहोल अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला, एहोल इंस्क्रिप्शन इज संस्कृत पोयम प्रेस किंग पुलकेशिन सेकंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के जो दरबारी कवि होते हैं, एहोल अभिलेख राजा पुलकेशिन सेकंड की खूब प्रशंसा करता है, खूब तारीफ करता है। एहोल है कहाँ पर? तो एहोल आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है बच्चा? कर्नाटका में। ठीक, और ये किस में लिखा गया? संस्कृत काव्य में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया है। और इसके जो रचनाकार माने जाते हैं पुलकेशिन सेकंड के दरबारी विद्वान रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? रवि कीर्ति के द्वारा। इसमें जो इन्होंने लेखन किया है, अपने आप की तुलना कालिदास से कर लेते हैं कि भाई इनकी तुलना एज ए कालिदास। तो रवि कीर्ति वाला ये दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसमें करेक्ट आपका क्या आंसर बन रहा? तो दोनों आपके स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? करेक्ट है। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड की जो राजधानी हुआ करती थी, पहले इनकी राजधानी थी एहोल, बाद में राजधानी इनकी बदामी हो जाती है। तो पहले इनकी राजधानी एहोल ही इनकी कैपिटल भी हुआ करती थी पुलकेशिन लोगों की। ठीक है, मतलब चालुक्य लोगों की, बाद में कैपिटल इनकी चेंज हो जाती है। यहां पर कुछ संधियों के बारे में है। सालबाई की संधि, सूरत की संधि, बसीन की संधि। सालबाई, सूरत और बसीन की संधि, 3 संधियां आपके सामने दी गई हैं। आपको इसमें ध्यान से कौन कौन सी संधि हुई, कब हुई संधि, तो आपको एंग्लो मराठा वॉर वाला जो चैप्टर पढ़ाते हैं वहां पर आपको ये सारे संधि के बारे में, एक एक संधि के बारे में बताते हैं कि कौन सी संधि होती है, कब हुई थी, कब नहीं हुई थी, सारी संधि के बारे में बताते हैं। देखो, सालबाई की संधि सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं 1782 में होती है। इसके तहत मराठा वॉर खत्म होता है। ठीक, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो होता है ना, खत्म होता है। ठीक, सालबाई की जो संधि होती है 1782 में, इसके तहत क्या होता है? एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, पहला आंग्ल मराठा युद्ध इससे क्या होता है? खत्म होता है। सूरत की संधि क्या होती है? 1775 में सूरत की संधि होती है, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। किसके किसके बीच में? रघुनाथ राव एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह संधि होता है। ठीक है, बसीन की संधि 1802 में पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होती है। तो मिला लो 2, 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 2, 1 और 3 मतलब 2, 1 और 3 आपका कौन सा आंसर है? तो डी ऑप्शन आपका बन रहा है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बन जाएगा। ठीक है, 2, 1 और 3 इसमें डी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गदर पार्टी के बारे में बताना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में उत्तरी अफ्रीका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। 1913 में पंजाबी लोग बनाते हैं नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तट पर, यानी कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को में बनाते हैं। कौन से? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1913 में पंजाबी लोग मिलकर के बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लाला हरदयाल को इस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, यह आपका गलत स्टेटमेंट है। लाला हरदयाल को नहीं, लाला हरदयाल इसके अध्यक्ष नहीं थे, महामंत्री के पद पे थे, तो इन्हें बाहर कर दीजिए। बाबा सोहन सिंह भाखना इसके प्रेसिडेंट थे और पहली मीटिंग में, मतलब एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हिंदुस्तान गदर पार्टी। तो तीसरा आपका ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा क्या आपका? बी आंसर होगा। 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा भाई? बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन मानी जाती है? तो बौद्ध संघ में पहली जो महिला मानी जाती है भिक्षुड़ी, जो हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डेन एज ए भिक्षुनी इन द बुद्धिस्ट संघ, तो महाप्रजापति गौतमी मानी जाती हैं और ये बुद्ध जी की मौसी मानी जाती है। बुद्ध जी की मौसी थी जो पहली बार शामिल होती हैं इसी में। किसके किस स्टेटमेंट पर? तो आनंद के कहने पर। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर इन्हें संघ में शामिल किया गया था। आनंद ने जो है वो लोग नहीं शामिल करना चाहते थे, आनंद ने कहा नहीं इन्हें शामिल करिए। तो पहली भिक्षुड़ी आपकी मानी जाती है प्रजापति गौतमी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई? विच लैंग्वेज वो यूज इन अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखो नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे, उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, तो उत्तर पश्चिम में अशोक के अभिलेख उत्तर पश्चिम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, यानी कहां पर? सीधे पहुंच जाइए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पहुंच जाए। अफगानिस्तान में होता है कौन सा? सारेकुना इंस्क्रिप्शन। सारेकुना हो गया, लघमान हो गया, ये सब जो अभिलेख है ना, ये अरामाइक और ग्रीक लैंग्वेज का इसमें प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हुआ था अरामाइक और ग्रीक, इन दोनों भाषाओं का इसमें क्या होता है? यूज होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। मध्यकाल में मोइडम्स क्या होते हैं? मोइडम्स मेडावल हिस्ट्री में क्या होते हैं? मोइडम्स क्या होते हैं बच्चा? कि जैसे असम के राजघराने में जब कोई मर जाता था, तो मिस्र के जिस तरह से पिरामिड बनाए जाते थे ना, मिस्र के पिरामिड बनाए जाते थे, उसी तरीके से अहोम जो होता है राजघराने के लोग जब मर जाते थे, तो उनके मरने के बाद इस तरीके से एक मतलब उनका जो कब्र होता था इस तरह से बनाया जाता था। इस तरीके से उनका टोम्ब जो बनाया जाता था, उनका मकबरा जो बनाया जाता था ना, उनको दफनाया जाता था। तो उसी को आप कह लीजिए जैसे मिस्र के पिरामिड होते हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, तो उसी तरह से अहोम घराने में मोइडम्स बने होते थे जहां पर मरने के बाद इन्हें दफनाया जाता था। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट सुल्तान विजिट द टोम्ब ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन आगरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आगरा पे आने वाला कौन सा पहला सुल्तान था? अब देखो इस क्वेश्चन को कई सारे बच्चे अकबर मार करेंगे। भाई आसान बात है, अकबर भी जाते थे, तो ये तो आपके है ही है। लेकिन पहली बार पूछ रहा है कि भाई पहली बार कौन गया था विजिट द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन। सबसे पहला सुल्तान पूछ रहा है। यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे तब भी आंसर आपको मिल जाएगा। यहां पर सुल्तान बात कर रहा है, तो पहला सुल्तान जो उनके दरगाह पर जाता है वो कौन होता है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सुल्तान और बादशाह सब में छोटे छोटे अंतर हैं। तो पहला सुल्तान जो यहां पर जाता कौन हो जाता? मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर शासक बन जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महानवमी टिब्बा एसोसिएटेड विद द किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। महानवमी टिब्बा दक्षिण भारत के किस राज्य से स्थित है? तो महानवमी टिब्बा विजयनगर साम्राज्य में बहुत फेमस तरीके से मनाया जाता था। ठीक, इसे महानवमी का जो फेस्टिवल मनाया जाता था ना, महानवमी जो फेस्टिवल मनाया जाता था वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। महानवमी जो त्यौहार मनाया जाता था यहाँ पर खूब बड़े पैमाने पर मनाया जाता था, उसी को कहते थे महानवमी टिब्बा। क्या कहते थे? महानवमी टिब्बा। विजयनगर में बहुत धूमधाम से इसे मनाया जाता था, तो इसी को कहते थे। विजयनगर साम्राज्य के अगर फाउंडर की बात कर लेते हैं तो इसके फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का। कौन होते हैं? हरिहर एंड बुक्का। हरिहर और बुक्का कब बनाते हैं? 1336 AD में बनाते हैं, इस साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन से रिवर पर बना होता है विजयनगर? तो तुंगभद्रा रिवर कहलाता है, तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या होती है? तो इनकी कैपिटल होती है हम्पी। इनकी राजधानी कहाँ है? हम्पी। और हम्पी कहाँ पर है? तो कर्नाटका में। हम्पी कहाँ पर होगा? कर्नाटका में। ठीक है, तो विजयनगर की राजधानी कहाँ होती है? हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में। और इस वंश के सबसे फेमस रूलर जो होते हैं वो थे कौन? कृष्णदेव राय जी। कृष्णदेव राय, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं कृष्णदेव राय जी। ठीक है,
चलिए, रैंडे और आयरस्ट, WC रैंडे और इसके साथ एक और था आयरस्ट, इन दोनों की हत्या किसके द्वारा कर दिया गया था? तो इन दोनों की हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? तो चापेकर बंधुओं के द्वारा, जो विष्णु और दामोदर चापेकर थे, इन्हीं को कहा जाता है चापेकर ब्रदर। चापेकर ब्रदर कहलाते हैं। इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इसकी हत्या कर दी गई थी रैंडे और आयरस्ट की। इसे फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर भी कहते हैं। फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर इसी को कहते हैं। ठीक, फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर इसी को कहते हैं। ठीक, फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर इसी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला राजनीतिक हत्या। और किससे इंस्पायर्ड थे ये लोग? तो इंस्पायर्ड होते हैं किससे? इंस्पायर्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर के इनकी हत्या किया जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से इंस्पायर होकर के इनका मर्डर करते हैं। इसका किसका? WC रैंड और एक होता है कौन? आयरस्ट। दोनों की हत्या कर दी गई थी। ठीक, तो रैंड और आयरस्ट की हत्या किसके द्वारा की गई थी? इस मर्डर को बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जैसे अफजल की हत्या छत्रपति शिवाजी महाराज किए थे, वैसे रैंडे, एक प्लेग फैला हुआ था पुणे में। क्यों मारते हैं इसको? तो इसका क्यों मारते हैं इस दोनों को? तो ये पुणे में जो फैला हुआ था प्लेग, कहाँ पर फैला हुआ था? पुणे में। तो ये दो लोगों के घरों में घुसते, बदतमीजी करते, बहुत ज्यादा परेशान करते थे। रैंड और एक इसका एक और साथी था आयरस्ट, खूब परेशान करते। तो तिलक जी के उकसाने पर दामोदर चापेकर और विष्णु चापेकर, ये सब चापेकर ब्रदर थे, इस घटना को अंजाम देते हैं। और तिलक जी ने अपने लेख में बड़े बोल्ड बोल्ड शब्दों में लिखा कि यह मर्डर नहीं था। जैसे शिवाजी मारते हैं अफजल को, वैसे चापेकर बंधु मारते हैं किसको? रैंड को हत्या करते हैं। ठीक है, तो इसे सही ठहराते हैं शिवाजी के ऊपर। इसके लिए उन्हें केस भी हो गया था, शिवाजी के ऊपर केस वगैरह भी इसके लिए हो गया। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आपके जो एनडीए में आते हैं वो लगभग 15 के आसपास आते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं 13 to 15 क्वेश्चन होते हैं। इस सेट पेपर में आपके 10 क्वेश्चन ऐड किए गए ताकि आप चीज़ों को फेमिलियर करो। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लस माइनस टेस्ट सीरीज में होते रहेंगे। इसके लिए आपको कभी नहीं परेशान होना कि सर इतने कम क्यों हुए, इतने ज़्यादा क्यों हुए, तो ऐसे के लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, इस टेस्ट पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन थे आपके। नॉर्मली एज यूजुअल जो आते हैं एनडीए में 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। ठीक, तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया पेपर किए होंगे। और जो जो क्षेत्र अभी भी बचा है, जहाँ जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, उस क्षेत्र में आप अच्छे से काम करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओबल जैन कमांडोज, कैसे हैं सब लोग भाई? भाई आपका मॉक नंबर 2 हो गया है और आशा है आपने बहुत अच्छा किया होगा, बढ़िया किया होगा, अपने लेवल को जज किया होगा, टेस्ट किया होगा। बहुत अच्छे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छे लेवल के थे। देखिए ये होता ही है, यूपीएससी कई बार बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो किसी सेक्शन में बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता है। खैर आपको घबराना नहीं है, आपको देखना है कि भाई ये सेक्शन आपका टफ आ गया है तो इसका मतलब दूसरा सेक्शन आपका क्या होगा? ईजी होगा। बहरहाल हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उसमें क्या क्वेश्चन आ रखे हैं और उनका क्या हमारा आंसर होगा। हमारी टेस्ट सीरीज के लिए ये डेट्स आपको पहले से मालूम है, काफ़ी सारी बातें टेस्ट सीरीज पे हुई चुकी हैं। तो अगर आप अपने टेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हो, अपने आप को कंटिन्यूअसली टेस्ट करना चाहते हो कि भाई कहाँ तक मेरी तैयारी पहुंची है और क्या मेरा लेवल बना है, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस पे हमें विचार करना है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के मालवा पठार से होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, मालवा पठार से इसका जन्म होता है, ये स्टेटमेंट सही है। यमुना में मिलने से पहले यह नदी दक्षिण की ओर बहती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चंबल को देखेंगे तो चंबल कुछ इस प्रकार से जो है उसका बहाव आपको दिखेगा और फिर हल्का सा वो दक्षिण की तरफ मिलती है और फिर यमुना में अपना जल विसर्जित करती है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर ही बनाया गया है, बिल्कुल। गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है और जवाहर सागर, ये 3 बांध आपके चंबल नदी पे बनाए गए हैं। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है 1, 2 और 3, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही होंगे, तीनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन आपका ITC-Z, ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें पहला लिखा हुआ है ध्रुवों के पास। एक ध्रुवों के पास ये नहीं होता। ITC-Z क्या होता है सर? जैसे आपका ये 0 डिग्री है,
दोनों तरफ से ट्रेड विंड आती हैं, ठीक है ना। ट्रेड विंड जो हमारी व्यापारिक पवनें होती हैं दोनों तरफ से आएंगी और यहाँ पे मिलके यानी कि कन्वर्ज होके ऊपर की तरफ उठती हैं, तो इसको हम कहते हैं ITC-Z। ये बनता आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में, विषुवतीय निम्न दाब वायु दाब पट्टिका के में ही आपका ITC-Z बनता है। ये 0 डिग्री के दोनों तरफ जो है आपका हवाएं जब आती हैं और मिलती हैं तो उसी को हम ITC-Z कहते हैं। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, देखिए बी वाला, भूमध्य रेखा के पास, ठीक है। ये तो गलत हो गया। भूमध्य रेखा के पास एक कम दबाव का क्षेत्र जहां व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही होता है। इसी को ITC-Z कहा जाता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स। कन्वर्स क्या हो रही, हवाएं हो रही हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तरी भारत में मानसून से बाधित होने का मुख्य कारण है। ऐसा क्यों है कि उत्तर भारत में मानसून बाधित हो जाता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम का कमजोर होना नहीं एक कारण है, लेकिन इतना नहीं। मानसून गर्त या ITC-Z पर लगातार बारिश लाने वाले तूफानों का अभाव हो जाता है। रीजन क्या होता है कि भाई आपका अब्सेंस ऑफ फ्रीक्वेंट रेन बियरिंग स्ट्रॉम, जो तूफानी हवाएं होती हैं बड़ी तेजी से आके, जिनमें आपका पानी से लदी हुई हवाएं जो होती हैं अलोंग द मानसून और ITC-Z, ये क्या हो जाता है आपका वीक हो जाता है। ITC-Z भी वही है ना, दोनों तरफ से हवाएं आ रही हैं, तो वो हवाएं वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, उनमें जो है उतना पानी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये हमारे नॉर्थ इंडिया में मॉनसून की स्पीड को या उसका जो एक फ्लो बना हुआ है उसको क्या करेगा, कम करेगा, रोकेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। ये गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पनपते हैं जब वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है और टेम्परेचर 22 डिग्री से ज्यादा होता है। इन वृक्षों की 60 मीटर तक ऊंची, इनकी हाइट आपका 60 मीटर तक होगी। पूरे साल भर ये हरे भरे रहते हैं, जिनमें सीसम, महोगनी, एनी और आपनूस जैसी प्रजातियां शामिल हैं। सीधी सी बात है सर, ये किसकी बात कर रहा है, आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार, जब उसने कही दिया है कि इन वनों में वृक्ष जो है आपके वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, तो आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आपका भाई सदा जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उन्हीं को तो सदाबहार कहते हैं। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना लंबा है एक, लेकिन छोटे से स्टेटमेंट से ही उसका आंसर हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बात कर रहा है आपका, ठीक है ना। आवश्यक परिस्थितियों के कौन कौन से चक्रवात को ईंधन देने वाली गुप्त उष्मा को मुक्त करने के लिए गर्म और नम हवा की निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। बिल्कुल जी। एक जो है आपको सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर कंटिन्यू सप्लाई होनी चाहिए उसमें, और लेटेंट हीट, ठीक है ना, लेटेंट हीट की जो है जिसकी वजह से आपका वो इवेपोरेट होता रहता है कंटिन्यूअसली, उसको मिलनी चाहिए, पहला स्टेटमेंट। कोरिलेसिस बल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है जी। पूरे क्षोभमंडल में अस्थिर, हाँ, यानी कि अपर एटमॉस्फेयर में डिस्टरबेंस होनी चाहिए। अपर एटमॉस्फेयर में आपका डिस्टरबेंस होगी तो उसी वजह से जो आपका वर्टिकल कन्वेक्शन है वो आपका कंटिन्यूअसली बना रहता है। जितनी ज्यादा डिस्टरबेंस होगी वर्टिकल कन्वेक्शन उतना अच्छा बना रहेगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, सही होंगे, डी वाला हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, जल विज्ञान संबंधी सूखा कब होता है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट जो है कब होता है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट तब होता है सर जब वाटर लेवल जो हमारे लेक्स में है, लेक्स में, रिजर्वियर में, जो तालाब हैं, झीलें हैं, ठीक है ना, एंड इन्हीं में जब उनका जो वाटर लेवल क्या हो जाता है आपका बिलो रिप्लेंसिबल लेवल, बहुत नीचे जो है आपका पुनः आपूर्ति योग्य स्तर से नीचे चला जाता है। यानी कि वो जो झील है, वो जो तालाब है, अब दोबारा कभी उसमें पानी नहीं भरेगा, वो इतनी सूख जाती है कि अब दोबारा जो है वो आपका हरी भरी, आप कितना ही पानी उसमें डालो वो फिर सूख जाएगी। एक लेवल होता है, उस लेवल से नीचे पानी चला गया तो फिर उसके बाद झील खत्म हो जाती है, तालाब मर जाते हैं, उसके बाद दोबारा से उनको पुनः जीवित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, नेचुरली तो वो होते नहीं है। तो इसीलिए जो इसी को हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहा जाता है। आपने कंसर्न सुना भी होगा आजकल की बेंगलोर साइड में बहुत सारी झीलें थी जो कि पूरी तरह से सूख गई हैं, तो उसी को हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। जब झीलें, तालाब वगैरह बहुत इस स्तर पर सूख गई हैं कि अब जो है दोबारा उनका पुनः जीवित होना मुश्किल है। आपने उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो नल्लामलाई पहाड़ी पहले मिलेगी हमें, दूसरे नंबर पे आपका जो है कर्नाटक की बाबू बूदन पहाड़ियां, तीसरा जो है आपका कार्डेमम पहाड़ियों की अगर हम बात करेंगे, कार्डेमम पहाड़ियां, कार्डेमम तो बाद में पड़ेंगी, तीसरे नंबर पे नीलगिरी होगी और चौथे नंबर पे फिर आपका जो है कार्डेमम पहाड़ी होगी, ठीक है जी। सॉरी, तीसरे नंबर पे आपका जो है कार्डेमम हिल्स होंगी। कि नॉर्थ से चल रहे हैं ना, तो नॉर्थ से चलने पे तो भाई आपका सबसे पहले नीलगिरी आएगी तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे कार्डेमम आएगी। तो ये आंसर हमारा होगा सबसे पहले 4
4312, ठीक है ना, 4312, ये सी वाला हमारा आंसर आएगा सर, 4312। अगर हम नॉर्थ से चल रहे हैं, नॉर्थ पे सबसे पहले नल मिलाए, फिर बाबू बुदन की पहाड़ियां होंगी 4 3, फिर आपका जो है नीलगिरी की पहाड़ियां पड़ेंगी, और फिर लास्ट में कार्डेमम हिल्स आपका पड़ेगा, ठीक है जी। कन्याकुमारी तक जाता है इलायची पहाड़ियां। अच्छा, इसकी बात करें भाबर क्या होता है, भाबर तो भाई पत्थरों के मैदान होते हैं। तो देखो जरा कहां लिखे हुए पत्थरों के मैदान, ये लिखे हुए शिवालिक के तलेटी में चट्टानों पत्थरों की संकीर्ण पट्टी, ये भाबर हो गया। अच्छा, खादर क्या होते हैं, खादर नए मैदान होते हैं जिनमें मिट्टी हमेशा क्या होती रहती है, आपका जमा होती रहती है, नदी नई नई मिट्टी को लाएगी और जमा करेगी, पुरानी मिट्टी को साफ करेगी। तो ये हो गया आपका तराई। खादर जो हो गया आपका, ये हो गया बी वाला, नया जरूर जमा। तराई क्या होते हैं, ये पुनः उभरती नदियों के साथ दलदली और दलदली क्षेत्र, तराई क्षेत्र, वही तराई का मैदान जो फ्लड प्लेन्स हमने पढ़े थे, ठीक है जी। नदियों के साथ साथ जो मिट्टी बिखेरती हुई चलती है। और भांगर पुराने जलोढ़ के मैदान होते हैं आपके, तो उस हिसाब से आप मिला लो, आंसर आपको मिल जाएगा। मिला ही लेते हैं, चलो। भाबर 1 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। 2 का कौन सा हो जाएगा आपका, 2 का बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसी से ही हो गया, ए का 1, ए का सी और 2 का बी। 3 का ए हमने लगाई रखा है यहाँ पे, 3 का ए हमने लगाई रखा है, और 4 का डी। वैसे भी पहले वाले से ही सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ए हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, सीधे सीधे। चलिए, भाबर, अच्छा ये तो हो ही गया है। 9वां, कौन सा कथन लेपोलिथ का सही वर्णन करता है। लेपोलिथ क्या होता है, जब आपका जो है ये लावा है, लावा बाहर आएगा और कहीं पे जो है आपका सॉस इस तरह से ये जो है आपका जम जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये बड़ी सी चट्टान है, यहां से लावा निकला और ऐसे जो आपका जम गया है बिल्कुल गोल शेप में, जैसे बॉल टाइप में, तो उसी को लेपोलिथ कहा जाता है। तो देखें जरा क्या लिखा हुआ है, हैवी इंट्रूसिव रॉक मास फाउंड एट द बेस ऑफ, नहीं ये है आपका एक कॉनकेव सॉसर शेप। सॉसर शेप वही होता है, सॉसर मतलब बॉल, जैसे मैंने अभी बताया। सॉसर शेप इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव का मतलब जो अंदर है, ठीक है ना। यहां पे भी लिखा होगा आपका निर्मित अवतल तस्तरी के आकार का अंतर्वेदी आंतरिक जो चट्टान है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आपको लेपोलिथ कहेंगे। जैसे लावा निकलेगा और अंदर ही अंदर ऐसे जम गया, इस शेप में आ गया, तो उसी को हम जो है लेपोलिथ कहते हैं। ये बी वाला ऑप्शन इसको सही से डिस्क्राइब कर रहा है। चलो, डायस्ट्रोफी। डायस्ट्रोफी का मतलब होता है जब जो है जो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेटें, वो आपस में भिड़ती हैं, उनका टूटना, ठीक है ना, आपका बिखरना, आपस में मरोड़ना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, इसी को डायस्ट्रोफी कहा जाता है। तो देखें जरा क्या लिखा हुआ, इट इंक्लूड द प्रोसेस दैट मूव्स, एलिवेट, बिल्ड, वही चीज है, मूव करना, एलिवेट मतलब ऊपर उठना, ठीक है, हिलती ऊपर उठती हैं, बनती हैं, यह है आपका। और क्या लिखा हुआ आपका, ऑरिजेनिक प्रोसेस रिफर टू द माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सेवियर फोल्डिंग, बिल्कुल सही है। एपिओर्जेनिक प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द अपलिफ्टिंग और रैपिंग ऑफ द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, बिल्कुल ये भी सही आपका लिखा हुआ है। तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा एनडीए के लिए हैवी हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि डायस्ट्रोफी के क्वेश्चन एनडीए में कई बार नहीं आते, लेकिन हाँ कई बार फंसाने के लिए डाल सकता है। तो इसमें आंसर 1 2 एंड आपका 3 होगा। Consider the following statement regarding the El Nino Southern Oscillation. El Nino refer to the warming of Central Pacific Ocean water which replace the cold Peruvian current, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। द सदर्न ऑसिलेशन इज द प्रेशर चेंज फिनोमिना बिटवीन द सेंट्रल एंड द पैसिफिक एंड द ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। ए स्ट्रॉन्ग ENSO एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन इवेंट कैन कॉज ड्रॉट इन द साउथ अमेरिका एंड हैवी रेनफॉल इन द ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है, ये उल्टा लिख दिया। साउथ अमेरिका में भयंकर बारिश होगी जब एल नीनो होगा, और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें आपका सूखा पड़ने लग जाएगा, यहाँ बारिश नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैवी रेनफॉल इन द ऑस्ट्रेलिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है जी। चलो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द कोपेन स्कीम ऑफ द क्लाइमेट, किसको जो है ट्रॉपिकल मॉनसून सबसे पहले ध्यान में रखना, ये भारत की जलवायु है, ठीक है ना। जैसे आपसे कभी पूछा गया कि भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो आपने कहना है जी आपका ये ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है ना, मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और इसको हम दर्शाते हैं AM से, ए बड़ा होता है, ए का मतलब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को ए से दर्शाया जाता है, और M से दर्शाया जाता है जलवायु को, मॉनसून को। निम्नलिखित में से कौन सा गेओट, गेओट का मतलब होता है जो आपके जो है पानी में डूबे हुए पर्वत होते हैं, लेकिन उनका ऊपर का जो हिस्सा होता है वो चपटा होता है। जैसे कोई पर्वत है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है,
ये, और ऊपर का हिस्सा उसका चपटा होता है। अब देखो, एक सपाट शीर्ष वाला समुद्री पर्वत, वही मैंने बताया ना, समुद्री पर्वत जो सपाट, ऊपर से बिल्कुल सपाट है, प्लेन है, धीरे धीरे धंस गया तथा जलमग्न हो गया, यही होता है आपका गेओट, ठीक है ना। धीरे धीरे पानी में जो है आपका डूब गया है और ऊपर उसका क्या होता है, सपाट हो जाता है, इरोजन की वजह से हो जाता है। ये फ्लैट टॉप्ड, ठीक है ना, सी माउंट। सी माउंट का मतलब होता है वो माउंटेन जो समुद्र में डूब गया, उसी को सी माउंट कहा जाता है। अगला, भारत में कपास की खेती समझने के कौन से विचार करें। कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में रबी के मौसम में उगाई जाती है। यह गलत हो गया, रबी के मौसम में नहीं उगाई जाएगी ये असल में खरीफ की फसल होती है। कपास जो होती है वो खरीफ की फसल होती है, मानसून के टाइम पे उगाई जाती है, लेकिन ऐसे जगह पे उगाई जाती है जहां पे पानी की कमी होती है। वो तो बात ठीक कही उसने, ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। और अर्ध शुष्क जो सेमी एरिड इलाका होता है, सेमी एरिड कहीं लिखा होगा, हाँ ये देखो, सेमी एरिड का मतलब है जहां पे ज्यादा बारिश नहीं होती है, थोड़ा बारिश होती है, थोड़ा सूखा रहता है, तो वहां होती है, बिल्कुल दी है, लेकिन रबी के मौसम में नहीं होती, खरीफ की फसल है ये आपका, ठीक है ना। यानी कि मानसून वाला जो जून के महीने से लेकर और अक्टूबर के बीच में इसको बोया जाएगा और काटा जाएगा। बेहतर विकास के लिए कपास के फूल को आने दौरान साफ मौसम की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बारिश होगी उसका फूल खिलेगा, बारिश अगर होगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो साफ मौसम, खिला हुआ मौसम, गर्मी होनी चाहिए उस टाइम पे। किसी भी फसल को पकने के लिए टेम्परेचर आपका होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। तो यहां पे होगा केवल आपका 2, ओनली 2 यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी, मिलान करना है दर्रों को, बहुत इजी है। जलेपला आपका सिक्किम में है सर, खरदुंगला आपका लद्दाख में, ये तो हमने पढ़ाई है। नीतीमाणा, धर्मा, थांगला, ये सब जो है उत्तराखंड में है, और सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में। उस हिसाब से आप मैच कर लीजिए, ठीक है ना। जलेपला देखिए आपका, जलेपला हो गया 1 का, हो गया आपका सी, खरदुंगला आपका 2 का डी, और नीतीमाणा 3 का हो गया बी, और सिपकिला 4A, ठीक है ना। तो देख लीजिए 1C, 2D, 3B, 4A, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सहायक नदी डेक्कन नदियों के सहायक ढंग से सुमेलित है। भीमा, तुंगभद्रा, ये तो भाई कृष्ण नदी की सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही है। मालप्रभा, घाट प्रभा भी कृष्ण नदी की सहायक नदी, यहां कावेरी लिखा हुआ है, ये गलत है। पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है ना, ये बिल्कुल जो है आपका इंद्रावती, गोदावरी की सहायक नदियां, इंद्रावती गोदावरी के महानदी लिखा हुआ है, ये गलत है। महानदी की सहायक नदियां अलग है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपका 1 और 3 ही इसमें मिलान हो रखा है, तो ये आपके 3 ये वाली हो गई है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था ये, बढ़िया। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के थे। खैर हर क्वेश्चन तो आप कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, कि सारा क्वेश्चन आप कर लो, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए भाई आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें कि भाई ज्यादा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है ज्यादा बड़े आप नहीं कर पा रहे हो, उनको छोड़ दें, ठीक है। हर क्वेश्चन को नहीं कर सकते आप, ये लेके चलिए कि भाई अगर 15 क्वेश्चन है उसमें से 10 भी अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर है, बढ़िया स्कोर है, कोई डाउट नहीं है भाई। 10 क्वेश्चन का मतलब है 40 नंबर, 40 नंबर आप एक ही सेक्शन में लिया है यार। तो यार अभी तो मैथ्स है, इंग्लिश है, आपका पूरी साइंस पढ़ी हुई है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सब सारी चीजें पढ़ी हुई है, 40 नंबर आप इसी में ले आए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, बड़ा मिक्स लेवल था, कुछ बहुत हाई लेवल थे, कुछ आपके ठीक लेवल के थे। तो बाकी चीजें अपनी बिल्कुल सही हैं। आप सभी लोगों को नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। और दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं में एनडीए टेस्ट के क्वालिटी के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो एक बार चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या सवाल हैं और उसके क्या उत्तर हैं। ये दूसरा जो टेस्ट हुआ है उसके सवालों को हम लोग डिस्कस। जैसा आप लोग जानते हैं जो हमारा 2 फ्री टेस्ट हो चुका है, जो एक पहला 6 जुलाई को था, दूसरा 13 जुलाई को था। और ये जो टेस्ट है ये आपके डिफरेंट ऑफलाइन सेंटर्स पर होता है। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन टेस्ट को देना चाहते हैं तो पटना, दिल्ली, देहरादून और प्रयागराज सेंटर पर दे सकते हैं। और ये बाइलिंगुअल मोड में है, और ऑनलाइन आप कहीं पर भी दे सकते हैं। ऑनलाइन में जो इसकी फ़ीस है वो 399 है, ऑफलाइन में जो इसकी फ़ी है वो कितना ही 999 है। और ये पूरा क्या है, कब कौन सा टेस्ट होगा, पूरा डेट वगैरह सभी। बाकी अन्य जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और या फिर इस पर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको टोटल 4500 प्लस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जहाँ से मतलब क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे सवाल पूछे जाते हैं
वैसे सवाल आपको कराए जाएंगे, बाकी ये फीचर्स है, आप लोग इसे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मामलों का निर्णय कौन करता है? आसान सा सवाल है। आप लोग जानते हैं सबसे पहले तो 10वीं अनुसूची, जो 10th स्केड्यूल है, इसे जोड़ा कब गया? इसे जोड़ा गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी थे। और याद रखिएगा, जो एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड जो है कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, उनको किन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसका जिक्र मिलता है हमें यहाँ पर आर्टिकल 191 में, यानी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और उनको डिस्क्वालीफाई करने के कई सारे ग्राउंड हैं, जिसमें एक ग्राउंड है उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर भी क्या किया जा सकता है। याद रखिएगा, जब भी किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई करना होता है, तो उस कंडीशन में डिसीजन जो लेते हैं वो कौन लेते हैं? प्रेसिडिंग ऑफिस। यानी इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिसीजन इज टेकन बाय स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिसीजन इज टेकन बाय चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। और इसमें डिसीजन लेने के लिए याद रखिएगा, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है कि इन हाउ मेनी डेज डिसीजन शुड बी टेकन, इसकी कोई समय सीमा लिमिट नहीं। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इनको डिसीजन लेने के लिए किसी के सलाह की जरूरत नहीं, किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इनका अपना खुद का डिस्क्रिप्शन, अपनी इच्छा से ये डिसीजन। लेकिन अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर के किसी मेंबर को दल बदल कानून के अलावे एंटी डिफेक्शन लॉ के इतर किसी अन्य ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई किया जाए, जो कि आर्टिकल 191 के अंदर दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर क्या कर रहा है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर, अनसाउंड माइंड का, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रोविजंस के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, या फिर मान लीजिए वो डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, यानी कि दिवालिया हो चुका है, वो भारत का नागरिक नहीं है ना, और भी ग्राउंड्स हैं। अगर उन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई किया जाना है तो कौन डिसीजन लेंगे? उस कंडीशन में अगर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं तो डिसीजन कौन लेंगे? गवर्नर। और गवर्नर यहां पर अपनी इच्छा से डिसीजन लेंगे, याद रखिएगा। उस कंडीशन में जो डिसीजन लेंगे गवर्नर, वो किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह के बाद। एंड व्हाट एवर एडवाइस इज गिवन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी एडवाइस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाएगी वो गवर्नर की ओर क्या होगी? बाइंड। यानी कि गवर्नर को उस एडवाइस को मानना क्या होगा? लेकिन यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है? 10वीं अनुसूची के तहत, 10वीं अनुसूची के तहत जो डिसीजन विधानसभा के केस में कौन लेंगे? विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज द। अगला क्वेश्चन है, यहां पर कह रहा है कि आपका एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ क्या है? उससे रिलेटेड अनुच्छेद है, और आपको क्लास में बताया गया है ये कि स्पेशल स्टेट का स्टेटस और उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, ये आपको बताए गए हैं। आर्टिकल 371I रिलेटेड टू गोवा, आर्टिकल 371F रिलेटेड टू सिक्किम, है ना। आर्टिकल, अब यहां पर देखिए, आपका आर्टिकल 371 कैपिटल ए इज रिलेटेड टू नागालैंड। तो 1 का देखो क्या है? 1 का है आपका डी। 1 का क्या है? डी। तो 1 का डी देखिए आपका किस में है? ये मतलब 3 ऑप्शंस में, यानी ये ऑप्शन खत्म। अब देखिए आर्टिकल 371I गोवा, 4 का सी देखो किस में है? तो 4 का सी आपका इस तीनों में, मतलब क्या है? इसमें तीनों में। तो ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब यहां पर हमारा ये और ये बचा। याद रखिएगा 371H इट इज रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश। ये किससे रिलेटेड है? अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो 2 का ए किस में है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, यानी कि 1 का डी का क्या हो गया? डी। और ये आर्टिकल 371 को कब इंसर्ट किया गया था? याद रखिएगा, इसको इंसर्ट किया गया था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के द्वारा। इसी के तहत सिक्किम जो होता है हमारे देश का क्या 22nd स्टेट बनता है। अगर आपसे पूछा जो सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा कब दिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, वो होगा कौन सा? 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिलता है किसके तहत? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा, और इसके लिए आर्टिकल 371F जोड़ा जाता है ना। तो F जो है सिक्किम से है, I जो है गोवा से है, H जो है मणिपुर से है, C जो है S जो है अरुणाचल प्रदेश से, और C जो है मणिपुर। तो इसका सही उत्तर क्या? 1 का D, 2 का A, 3 का B और 4 का।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन है 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, इधर आपके नोट में दिया हुआ है ये सब है ना, कि 13वें संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को क्या मिलता है, स्टेट का स्टेटस दिया जाता है कब, इन 1960, और इसके लिए आर्टिकल भी जोड़ा जाता है, कौन सा आर्टिकल 371 कैपिटल ए है ना। इट्स करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध उद्धरण, वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करती है, किस विचारक से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। द फेमस कोट दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लीस्ट। ये जो स्टेटमेंट दिया है ये पॉलिटिकल थिंकर ने दिया है, तो याद रखिएगा हेनरी डेविड थोरेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये एक फैक्चुअल सवाल है, इन चीजों को, ऐसे स्टेटमेंट्स को क्या करना होता है, आपने मेमोराइज करना। ठीक है, कि इस तरह का स्टेटमेंट किसने दिया, इस तरह का स्टेटमेंट किसने दिया, तो याद रखिएगा इन्होंने कहा कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम क्या करती है, यानी दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स। ये किसका है, हेनरी डेविड थोरेल इसका। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है नंबर 5, ये ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर से आर्टिकल 71 आर्टिकल 74 ये कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ऐसा आर्टिकल 75 क्लाउज 1 में है। लेकिन आर्टिकल 78 आउटलाइंस ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी प्रधान मतलब किसके, मतलब उसमें राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे, यह आर्टिकल 78 में बताया गया है। और आर्टिकल 78 कहता है कि अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई इंफॉर्मेशन पूछ मांगे तो वो उनको देना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सभी डिसीजंस को राष्ट्रपति को बताना होगा, या कोई भी डिसीजन जो है वो किसी भी डिसीजन को प्रेसिडेंट से छुपा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का मैंने कि नहीं ये हमें प्रेसिडेंट को नहीं बताना, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसको उनको जो है सारे जो भी डिसीजंस हैं उस डिसीजन को बताना होगा किसको, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 53 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव के हेड होंगे। जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं वो किसके नाम से लिए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसलिए जो भी डिसीजन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उसको इन्फॉर्म करना होगा प्रधानमंत्री को, किसको, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, किसी भी डिसीजन को छुपा नहीं सकते। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भारत के यहां पर क्या रहा है, अनुच्छेद 78 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। इसमें भारत के राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है, करेक्ट है। और तीसरा कह रहा है प्रधानमंत्री अपने विवेकानुसार अपने डिस्क्रिप्शन से मंत्रिमंडल के कुछ निर्णयों को राष्ट्रपति से छिपा सकते हैं, नो, अब्सोल्युटली नो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, यानी 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम में पेश? आसान सा सवाल है, याद रखिएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 ये कहता है क्या, ये कहता है, ये इसके तहत 2 आर्टिकल्स हमारे संविधान में, एक तो आर्टिकल 75 क्लाउज 1A जो कि बताता है व्हाट कैन बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड ये कहता है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जो संघ की मंत्रिपरिषद है, संघ की जो मंत्रिपरिषद है उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होगा, तो ये कहता है 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, एंड देयर इज नो एनी मिनिमम स्ट्रेंथ, यहां पर कोई मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं है ना, कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।
और इसी के साथ याद रखिएगा एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल 164 क्लाउज 1 कैपिटल ए, और यहां पर बताया जाता है व्हाट कैन बी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये कहता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा वो 15% होगा, किसका? स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी विधानसभा का स्ट्रेंथ है टोटल, उसका मैक्सिमम 15% हो सकता है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके। और यहां पर मिनिमम लिमिट भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। मिनिमम लिमिट जो है ये कहा जाता है कि यहां पर मिनिमम जो होंगे वो कितने होंगे? मिनिमम यहां पर 12 मिनिस्टर तो होंगे स्टेट काउंसिल। लेकिन याद रखिएगा आर्टिकल 239 डबल ए, आर्टिकल 239 डबल ए यानी कैपिटल ए, इसके तहत दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन। और ये कहता है दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, वहां पर जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, वहां का जो मंत्री परिषद होगा, उसका मैक्सिमम साइज कितना होगा? उसका मैक्सिमम साइज जो है वो 10% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वहां पर मैक्सिमम 7 मिनिस्टर्स होंगे। बात समझ में आ क्लियर? तो यहां पर इसका सही उत्तर क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द राइट आंसर। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायत, है ना। इसके तहत क्या जोड़ा गया? पार्ट 9, है ना, स्केड्यूल 11। और स्केड्यूल 11 के तहत पंचायत को कितने कार्य दिए गए? 29 फंक्शन प्रोवाइड किए गए 73rd के द्वारा ही। याद रखिएगा हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक जोड़ा गया, हाँ। इसके बाद याद रखेंगे जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, इसके तहत क्या होता है? आर्टिकल 43 कैपिटल बी जोड़ा जाता है ना, जिसमें ये कहा जाता है स्टेट शुड प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके तहत आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज सी में चेंज किया जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन करना भी क्या होगा? एक फंडामेंटल राइट होगा, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 क्लाउज सी के तहत। यानी कि ये बात करता है किसकी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। एंड इन 2021 याद रखिएगा कोऑपरेटिव एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए, है ना, सहकारिता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का भी, एक सहकारिता मंत्रालय का भी गठन होता है। कब? इन 2021। बाकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम लोग लघु संविधान कहते हैं, आपको पता है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्या कह रहा है? देखिए, राज्य विधानसभा के सदस्य, ये कह रहा है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। When we talk about legislative council, आपको पता है कि legislative council जो है वो 6 स्टेट में है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। These are 6 स्टेट which have legislative council। लेकिन किसी स्टेट के अंदर legislative council क्रिएट कैसे हो? legislative council abolish कैसे? Creation or abolition of legislative council, it is mentioned under article 160। इसके लिए क्या होता है? राज्य की विधानसभा के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, इस मेजॉरिटी से एक रिजोल्यूशन पास करके भेजा जाता है किसके पास? पार्लियामेंट। एंड जब पार्लियामेंट उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती है, तब जाकर के उस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो जाती है, या किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश हो जाती है। यानी कि क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इसका प्रोसेस किसमें है? इसका प्रोसेस है आर्टिकल 169 में। लेकिन किसी राज्य के अंदर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा तो उसका क्या कंपोजिशन? ये कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है ना, दैट कैन बी 1/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी किसी राज्य की विधानसभा है, उसका जो स्ट्रेंथ है उसका मैक्सिमम 1/3 हो सकता है अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा तो। एंड मिनिमम स्ट्रेंथ, जो न्यूनतम स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा? दैट कैन बी 40, वो 40 हो सकता है। और इसका जो कंपोजिशन है वो बड़ा यूनिक है, इसका जो इलेक्शन होता है वो बड़ा यूनिक तरीके से। इसमें 1/3 मेंबर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय हूं? दे आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि 1/3 सदस्य को राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के जैसे अप्रत्यक्ष, 1/3 सदस्यों को लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, उसके मेंबर्स चुनते हैं। कैसे? इनडायरेक्ट इलेक्शन। 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं कौन? गवर्नर। कहां से? फ्रॉम आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। इन 5 क्षेत्रों से कौन नॉमिनेट करते हैं? तो याद रखिएगा गवर्नर नॉमिनेट। कितने मेंबर को? 1/6।
1/12 member is elected by teachers in और 1/12 member are elected by graduates in, है ना। तो यानी कि यहां पर देखिए क्या है, राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, यस। स्नातक और शिक्षकों द्वारा चुना जाता है, यस। स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा चुना जाता है, यस। राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, यस। यानी कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं। यानी कि क्या होगा, ऑप्शन बी 1 2 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ना कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची जोड़ा जाता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 24th of April 1993. That's why 24th of April is celebrated as National पंचायती राज डे in India, है ना। और आर्टिकल 40 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत यानी डीपीएसपी हमारे संविधान में, और हमारे डीपीएसपी के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 40 जो कहता है स्टेट शुड ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। स्टेट क्या करे, विलेज पंचायत का, ग्राम पंचायतों का गठन करे। और इसी आर्टिकल 40 को इंप्लीमेंट करने के लिए 73वां संविधान, और उसमें क्या 11वीं अनुसूची, और इस 11वीं अनुसूची के अंदर 29 फंक्शन डाल दिए गए, 29 कार्य डाल दिए गए। और कह दिया गया स्टेट को कि भाई साहब स्टेट, इफ यू वांट टू गिव पावर टू पंचायत, अगर आपको पंचायत को पावर देना है तो दीज आर 29 फंक्शन। आप चाहे तो इसमें से एक, चाहे तो एक से अधिक, चाहे तो कोई भी नहीं, जो भी आपको उचित लगे वो आप दे सकते हैं। तो इस 11th शेड्यूल के अंदर याद रखिएगा लैंड रिफॉर्म्स है, यस। मार्केट एंड फेयर्स हैं, यस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, यस। रूरल हाउसिंग है, यस। ये चारों के चारों जो हैं इसके अंदर है, ठीक है। बाकी और भी कई सारे हैं, वाटर सप्लाई है ना, और भी कई तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां पर जो सही उत्तर है इसका क्या है, ऑप्शन सी 1 2 3 एंड 4 चारों के चारों इसके अंदर आते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इस तरह। अगला कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद का गठन किया गया। आर्टिकल 239 कैपिटल ए 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत क्या पुडुचेरी का गठन होता है, पुडुचेरी। और पुडुचेरी के अंदर विधानसभा का गठन इसी के तहत होता है। आर्टिकल 239 टॉक्स अबाउट यूटीज। आर्टिकल 241 ये बात करता है कि पार्लियामेंट यूटी के लिए क्या कर सकती है, हाईकोर्ट का गठन कर, किसे कानून पारित कर। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर जो हाईकोर्ट का गठन हुआ है वो कैसे, एज पर आर्टिकल 241 पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया, दिल्ली हाईकोर्ट एक्ट ऑफ 1966, एंड दिल्ली हाईकोर्ट एक्ट 1966 के तहत जाकर के दिल्ली का हाईकोर्ट का, यानी कि दिल्ली का हाईकोर्ट का गठन आर्टिकल 214 के तहत नहीं, दिल्ली के हाईकोर्ट का गठन पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल 241 के पावर को यूज करते हुए किया, और एक दिल्ली हाईकोर्ट एक्ट 1966 पारित किया है, उसके तहत जो है दिल्ली में हाईकोर्ट का। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है। ये आपको बताया है, किसी भी 5वीं अनुसूची के अंदर अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, इसको घोषित करने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट, है ना, किसको है, राष्ट्रपति। इसके तहत तो आपको आर्टिकल पढ़ाया था, याद करिए, आर्टिकल 244 क्लास 1, है ना। इसके तहत प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया अंडर शेड्यूल 5, ठीक। और शेड्यूल 5 के अंदर कितने राज्यों के अंदर शेड्यूल एरिया है, तो आपको पता है 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये शेड्यूल एरिया। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इस तरह। नेक्स्ट है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला। देखिए हम लोग जो बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, जजेस के अंदर जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है उसको लेकर के सबसे पहला जो मामला आता है वो आता है कब, तो एसपी गुप्ता केस में 1981 में ही आता। इसमें सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा जाता है कि आर्टिकल 124 क्लास 1 के अंदर जो ये बात कही गई कि प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से यहां पर 2 सवाल पूछा जाता है कि क्या इस आर्टिकल 124 क्लाउज 1 के तहत जो प्रेसिडेंट को सलाह लेना है, वो सलाह लेना मतलब क्या उस सलाह को मानना अनिवार्य है, पहला सवाल ये पूछा। और दूसरा सवाल ये पूछा जाता है क्या हाईकोर्ट के जजेस को, जो हाईकोर्ट के जजेस हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं,
क्या उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या हम ट्रांसफर कर सकते? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जज्बात दिया था। इसको एसपी गुप्ता केस को ही याद रखिएगा, फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी, है ना। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह को मानना प्रेसिडेंट के लिए अनिवार्य नहीं है ना। और यहां पर साथ ही साथ कहा कि हाईकोर्ट के जजेस को उनके इच्छा के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। लेकिन 1993 में फिर से एक केस आता है, इस्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और इस्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यहाँ पर कंसल्टेशन है, यानी कि जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सलाह है वो प्रेसिडेंट के लिए मानना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने के लिए 3 जजेस का कलीजियम, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 2 अदर जजेस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस। और ये जो भी सलाह देंगे राष्ट्रपति को, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति को अपॉइंट करना होगा जज के। और यहीं से कलीजियम प्रणाली की शुरुआत कब, 1993, जिसे सेकंड जजेस केस के नाम से। और साथ ही साथ यहां पर कहा कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि यह आदमी अपॉइंट नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ यही विकल्प है कि वो एक बार इस नाम को वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर फिर से वही नाम वापस दे दिया गया तो उनको अपॉइंट करना होगा। साथ ही साथ यहां पर कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी को कहते हैं कि इसे अपॉइंट करना है जस्ट, तो उसे अपॉइंट किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर किसी नाम को मना कर देते हैं, उन्हें अपॉइंट नहीं। फिर ये मामला फिर फर्दर आता है 1998 में, थर्ड जजेस केस में फिर से ये मुद्दा उठता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए 5 जजों का कलीजियम और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए 3 जजों का कलीजियम। फिर इन 2014 एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, जिसके तहत एक न्यू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेक का गठन होता है। इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 जुडिशियल यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 1 लॉ मिनिस्टर होते हैं और 2 आपके एमिनेंट पर्सन होते हैं। और कहा जाता है कि अब जो जजों का अपॉइंटमेंट होगा वो एनजेक करेगी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन करेगी। लेकिन इन 4th जजेस की 2015 सुप्रीम कोर्ट उस एनजेक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर, यानी कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन हुआ था उसे असंवैधानिक करार दे देती है, यह कहते हुए कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को वायलेट करता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमारी मूल संरचना का हिस्सा है। तो इसलिए ये संविधान संशोधन जो ये क्या है, असंवैधानिक है। एनजेक जो है, यानी कि ये जो एसपी गुप्ता केस है रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं आंसर इज ऑप्शंस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये दोस्तों थे आज के सवाल, बाकी आपसे मिलेंगे अगले टेस्ट के पॉलिटी के क्वेश्चंस के साथ, पॉलिटी के सवालों के सॉल्यूशन के साथ। आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को सबसे पहले तो बहुत सारा प्यार। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा एनडीए का टेस्ट सीरीज यहाँ पर आ चुका है और जो भी टेस्ट होगा उसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ हम लोगों की मुलाकात अक्सर यहाँ पर होती रहेगी। तो चलिए सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह एनडीए का सेट 2 है, बायोलॉजी क्लासेस। और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप सभी यहाँ पर ऑफलाइन हमसे जुड़ करके यह टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी पटना, दिल्ली, देहरादून, प्रयागराज, इन सब से आप जुड़ करके काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी आपको टोटल 12 टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे और यह टेस्ट बाईलिंगुअल रहेगा। तो चलिए क्लास को हम सभी यहाँ पे शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पे आ गया है और जल्दी से इसका आंसर हम सभी करके यहाँ पर देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियस। कहा जा रहा है कि नाभिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो पहला यहाँ पे कि द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमेटिन एंड द न्यूक्लियोलस एंड इट्स इनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नाभिक होता है उसमें क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस होता है तथा यह एक एकल झिल्ली से यहाँ पर घिरा हुआ होता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि द न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो सी ऑप्शन है वो है क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ द डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए, कंडेंसेस विद द विजिबल क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन।
नेक्स्ट है द न्यूक्लियर इनवेलप इज इम्परमिएबल टू आरएनए एंड प्रोटीन एज इट लेक्स द पोर्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है? अब जैसे हमने यहाँ पर पूरा पढ़ा और पूरा पढ़ने के बाद हमें समझ आ रहा है कि जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है ये बिल्कुल ठीक है, ये एकदम सही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टिक लगा लेंगे कि जो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बनेगा ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलो इस बारे में भी हम लोग कुछ चीजों को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब हम अपने सेल को यहाँ पर देखते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पर सेल होता है, सेल के बीच में आपको एक न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई देता है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई देता है जिसको हम सभी यहाँ पर केंद्रक के नाम से यहाँ पर जानते हैं। और जो भी यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, जो भी यहाँ पर केंद्रक होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी जो खोज है वह किसने की थी। और आप सभी को पहले ही बताया हुआ है कि अगर हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही इसकी यहाँ पर खोज की है। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी यहाँ पर खोज की है। आपको ये भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब आप केंद्रक को यहाँ पर देखते हो तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो मेन डिफरेंस होता है वह न्यूक्लियस का ही होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वह प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलती, जबकि यूकैरियोटिक में हमें देखने के लिए मिलती है। और इसी वजह से हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो भी यूकैरियोटिक कोशिका हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड हमें न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में यहाँ पर बात करते हो तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस रूडिमेंट्री होता है, प्रिमिटिव होता है, बहुत ही प्राथमिक तरीके का होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता, सुविकसित नहीं होता। और क्यों? क्योंकि उसकी चारों तरफ अगर आप देखें तो जो सेल मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता है। तो यही यहाँ पर मेन अंतर होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस की अगर आप बात करते हो तो न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर हमें एक द्रव्य पदार्थ दिखाई देता है जिसको हम सभी कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जब आप न्यूक्लियस को और ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के थ्रेड की तरह, धागे की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। और उन स्ट्रक्चर्स को क्या यहाँ पर कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिड, या आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है। अब ये जो भी यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं ये है क्या? यह किससे यहाँ पर मिल करके बने हुए होते हैं? तो आंसर करना है कि सबसे पहले तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिल करके ये यहाँ पर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। दूसरी बात कि जब कभी भी यहाँ पर सेल डिवीजन होगा, जब कभी भी यहाँ पर विभाजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो यही जो डीएनए होता है यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। और हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर अगर आप देखें तो कितने गुणसूत्र दिखाई देते हैं? 46 गुणसूत्र, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं। और जैसे ही सेल डिवीजन खत्म होगा वैसे ही यह क्रोमोसोम फिर से किससे बदल जाता है? डीएनए में बदल जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम क्रोमोसोम्स को यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोटीन के कुछ ग्रुप्स दिखाई देते हैं। और ये जो प्रोटीन के ग्रुप्स दिखाई देते हैं इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। और जीन की अगर हम बात करें तो जीन क्या है? जीन है जेनेटिक यूनिट। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। तो अगर आप देखें तो अनुवांशिकता की इकाई इसी को ही यहाँ पर कहा जाता है। चलो थोड़ा सा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि स्थानीकरण निम्नलिखित में से किसके किसके अंदर होता है? अगर हम यहाँ पर इकोलोकेशन के बारे में बात करते हैं तो इकोलोकेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? तो जैसे आप लोगों ने चमगादड़ यानी कि बैट के बारे में सुना होगा कि उसकी आंखें रूडिमेंट्री होती है और रात के टाइम की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो रात के टाइम पर वो उड़ते हैं, दिन में नहीं उड़ते क्योंकि वो नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं। तो रात के टाइम पे वह उड़ते हैं और आंखों से भी उनको कोई खास यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो इस टाइम पे वो क्या करते हैं? अपने मुंह में हमिंग करते हैं। जैसे हम इस तरह से आवाज आ रही है ना, इस तरह से हमिंग यहाँ पर करते हैं। और जब हमिंग यहाँ पर करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर एक वाइब्रेशन यहाँ पर जनरेट होता है, एक इको यहाँ पर जनरेट होता है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई भी एक इस तरह से वस्तु यहाँ पर है, इससे टकरा करके सीधे जब वो वापस आएगा तो उसके बारे में अनुमान लगता है कि हमारा शिकार कहाँ है या फिर हमारा शिकारी कहाँ है।
और इसी को हम सभी क्या कहते हैं, इको लोकेशन। तो अगर आप डॉल्फिन को देखते हो, अगर आप चमगादड़ को देखते हो, अगर आप वेल को देखते हो, या फिर आप छुछुंदर को देखते हो, या फिर आप यहाँ पर पोर्पोलाइजर को देखते हो, तो ये सभी के सभी जो एनिमल्स यहाँ पर होते हैं ये सब के सब सेम विधि का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। और इसीलिए जो इसका आंसर यहाँ पर बनना चाहिए वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। और इसी वजह से जो डी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से इस कथन के ऊपर यहाँ पर बात करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम मिथाइल अल्कोहल के बारे में बात करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल के अंतर्ग्रहण के प्रभावों का सटीक वर्णन करिए, सटीक वर्णन करिए। चलिए अब इसको भी हम सभी यहाँ पर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बात हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब कभी भी हम बात करते हैं मिथनॉल के बारे में या मिथाइल अल्कोहल के बारे में तो ये क्या होता है। तो आंसर करना कि यह एक सिंपल तरीके का अल्कोहल होता है, सिंपल तरीके का यह अल्कोहल यहाँ पर होता है। अपने दिमाग में ये चीज रखनी है। और दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना है कि मिथनॉल इज यूज्ड टू मेक केमिकल्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड and even a small amount such as 40 ml can be fatal due to its metabolism to formaldehyde and formic acid। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पर मिथेनॉल के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो तो मिथेनॉल जो होता है इसका उपयोग हम सभी फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए यहाँ पे करते हैं, इसके अलावा फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए यहाँ पर करते हैं। और आपको यह भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि इस तरह के जो रसायन होते हैं इनका नॉर्मली भी आप केमिकल्स वगैरह बनाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फर्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है ना ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। तो जो ए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। तो जो ए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी विशेषता है जो तने को जड़ से अलग करती है? वह कौन सी यहाँ पर विशेषता है जो जड़ को तने से अलग यहाँ पर करती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस एंड bears the leaves, flowers and the fruits, where a root primary serve for the absorption and the anchorage। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तना होता है वो अक्ष का आरोही भाग होता है और इसकी पत्तियां, फूल और फल लगते हैं, जबकि जड़ें मुख्य रूप से अवशोषण और स्थिरीकरण का काम यहाँ पर करती है। दूसरी तरफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेम डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो while the roots develop from the पोम्यूल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तने होते हैं वो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होते हैं। और ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत दी हुई है। क्यों? तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा बीज है ना, कोई भी एक छोटा सा इस तरीके से यहाँ पर एक बीज है। अब बीज का जब अंकुरण होता है तो कुछ इस तरीके से होगा, छोटा सा एक यहाँ पे जड़ जैसा निकल रहा है, छोटा सा यहाँ पे तना जैसा निकल रहा है, पर हम उसको अभी जड़ और तना नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? तो सबसे पहली बात, इस वाले हिस्से को जो आगे जाकर के जड़ बनाएगी इसको हम सभी कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं इसको हम सभी यहाँ पर? रेडिकल। और जो आगे जाकर के तना यहाँ पर बनाता है उसको हम सभी कहते हैं प्लूमूल। क्या कहते हैं उसको हम सभी यहाँ पर? प्लूमूल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तने का कोई नोड नहीं होता, बिल्कुल गलत बात। तने की अगर आप बात करें तो वहां पर भी नोड्स होते हैं, तभी तो वहां से पत्तियां वगैरह निकलती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कि स्टेम इज इन्वॉल्व इन द फूड स्टोरेज एंड द प्रोटेक्शन वेयर रूट ओनली कंडक्ट वाटर। गलत, रूट सबसे ज्यादा यहाँ पर फूड स्टोरेज का काम करता है। तो अगर हम ओवरऑल अगर यहाँ पर देखें तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो सही है। जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो भी हमें यहाँ पर तना दिखाई दे रहा है वो अक्ष का एक आरोही भाग है और इसमें पत्तियां, फूल और फल लगते हैं, जबकि जड़ें मुख्य रूप से अवशोषण और स्थिरीकरण का काम यहाँ पर करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बाकी प्लूमूल और रेडिकल के बारे में भी आपको नई जानकारी यहाँ पर मिली है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन की प्रारंभिक अवस्था कहाँ से शुरू हो जाती है? कहाँ से शुरू हो जाती है? ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर डज द इनिशियल स्टेज ऑफ द सेलुलर रिस्पायरेशन अकर इन द प्लांट सेल। पहला यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, फिर है यहाँ पे कोशिका द्रव्य, फिर है यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए? अब देखिए, चाहे वह कोई सी भी यहाँ पर सेल हो,
चाहे वह कोई सी भी यहाँ पर सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो। हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और बच्चों जो भी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह क्या करता है, यहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन करता है, जिसको हम सभी यहाँ पर कहते हैं कोशिकीय श्वसन करने का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर काम करता है। एटीपी बनाता है, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऊर्जा मुद्रा बनाता है, यानी एनर्जी करेंसी यहाँ पे बनाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर देता है। पर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर श्वसन तो कर रहा है, पर अगर आप किसी भी सेल को देखते हो तो इसमें ना साइटोप्लाज्म भी होता है। क्या होता है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म भी होता है। और साइटोप्लाज्म किस तरह का रिस्पायरेशन करता है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन करता है। इसका मतलब होता है यहाँ पर कि यह अवायवीय श्वसन यहाँ पर करता है, कि अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी यह रिस्पायरेशन यहाँ पर कर लेता है। और आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरह का जो रिस्पायरेशन होता है, जब सेलुलर रिस्पायरेशन एकदम इनिशियल फेज में होता है, तब हम उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के नाम से यहाँ पर जानते हैं, जो साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में काम करने का काम करता है। और इसी वजह से जो इसका आंसर यहाँ पे बनेगा वह हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। और जो बी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ये बिल्कुल हमारा सही है। चलो अब थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। शरीर में मेलाटोनिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है, शरीर में मेलाटोनिन का जो प्राथमिक कार्य होता है वह क्या होता है। सबसे पहले ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ये पाचन और चयापचय में मदद करता है, यह एक यह एक सर्केडियन रिदम्स और स्लीप में यहाँ पर हेल्प करता है, ये भूख और भूख को नियंत्रित करता है। तो मेलाटोनिन क्या यहाँ पे काम करेगा, तो पहली बात कि जो भी यहाँ पर मेलाटोनिन होता है वह क्या काम करता है कि जो भी हमारे शरीर में जो भी लय है, जो भी कोई काम यहाँ पर अगर एक साइकिल में यहाँ पर हो रहा है, एक चक्र में अगर यहाँ पर हो रहा है, तो वह काम यही कराएगा और नींद को यह नियंत्रित भी यहाँ पर करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पर मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन हार्मोन ये निकलता कहाँ से है। सबसे पहले बात तो यही आ जाती है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलता है। किससे निकलता है, वो यहाँ पे पीनियल ग्रंथि से वह निकलता है। पीनियल ग्रंथि की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी ग्रंथि यहाँ पर होती है जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे आप कह सकते हो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर होती है। और साथ में यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यह एक ऐसी ग्लैंड होती है जो स्लीप को कंट्रोल करती है। तो यहाँ से जो हार्मोन निकल रहा है मेलाटोनिन, इसी को हम सभी और किस नाम से भी जानते हैं, स्लीपिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, स्लीपिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप इसे देखें तो यह रात के टाइम पे ज्यादा अच्छे से निकलती है, हमारे ब्रेन की मरम्मत करती है, ब्रेन को रिपेयर करती है ना। और यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी हमारी पीनियल ग्लैंड होती है वह एक सेक्सुअल प्लेजर देने का काम भी करती है। लैंगिक तरीके से अगर आपको खुशी मिल रही है या फिर आपका ब्रेन बहुत फ्रेश है, तो ये सबके लिए कौन यहाँ पर काम करती है, पीनियल ग्लैंड। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि पीनियल ग्लैंड को ही हम सभी कहते हैं थर्ड आई, यानी इसी को हम सभी यहाँ पर तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम सभी यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम सभी यहाँ पर जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं, जैविक घड़ी है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल ग्लैंड, ऐसे अलग अलग नामों से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कोरल्स। कोरल्स के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। सबसे पहले कोरल बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा, ये बात बिल्कुल यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि हम सभी को यह बात पता है कि अगर आप कोरल्स के बारे में बात कर रहे हो तो कोरल्स एक तरह का नॉन कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा है, यानी यह एक तरह का अकशेरुकीय प्राणी है, अकशेरुकीय प्राणी यह है। अब अकशेरुकीय प्राणी का मतलब है कि इसके पास कभी भी नोटोकॉर्ड नहीं होता, इसके पास कभी भी रीढ़ की हड्डी यहाँ पर नहीं बनती है, कभी भी इसके पास कोई भी वर्टिब्री, कोई भी कशेरुकी यहाँ पर नहीं होती है। तो यह नॉन कॉर्डेटा है, अकशेरुकीय प्राणी है। पर यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉर्डेटा है, बिल्कुल गलत कह रहा है।
बिल्कुल ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत है। दूसरे नंबर पर कह रहा है कि कोरल्स हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जू जेंथिन एल्गी विच प्रोवाइड देम विद कलर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर प्रवाल होते हैं वह यहाँ पर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना करके रहते हैं, किसके साथ? जू जेंथी एल्गी के साथ, जिसकी वजह से उसमें कलर्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यह नॉन कॉर्डेट होता है और साथ में ही यह निडेरिया फाइलम का सदस्य होता है। निडेरिया फाइलम का यह सदस्य होता है, ठीक है। दूसरी बात, आपने सुना होगा मूंगा की चट्टानें, कोरल रिफ्स, मूंगा की चट्टानें। आपने ये भी सुना होगा यहाँ पर कि कुछ लोग जो होते हैं वह मूंगा पहनते भी हैं। मूंगा कोरल्स जैसे अंगूठी वगैरह बना करके पहनते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे कई लोग नीलम, हीरा, सोना, पन्ना, चांदी, यहाँ तक कि मूंगे की अंगूठी भी पहनते हैं। तो वो जो मूंगे की अंगूठी बनती है वो किससे बनती है? बायोटिक होती है। बायोटिक मतलब एक जीवधारी से बनी होती है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर? कोरल्स, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना है। कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्ति, जब आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह ज्योग्राफी में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो वहां पर भी आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ पर कोरल्स दिखते हैं, कोरल रिफ्स दिखती हैं, प्रवाल भित्तियां दिखती हैं, काफी कलरफुल होती हैं। वैसे तो ये सफेद होंगी, थोड़ी पीली टाइप की होंगी, पर कई बार कलरफुल भी होती है। क्यों? क्योंकि यह जी जो हमारे जू जेंथिल एल्गी होते हैं उनके साथ यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है, तो ये कलरफुल दिखती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ पर ये भी ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर दिया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको हम सभी कहते हैं सहजीवी संबंध, सहजीविता। इसका मतलब होता है कि जब दो लिविंग बीइंग साथ साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको लाइकेन के बारे में पढ़ाया था, तो लाइकेन में क्या होता है कि जो कवक है, जो शैवाल है, वो साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं। तो उसी को हम सभी क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि सहजीविता, उसी को हम सभी यहाँ पर कहते हैं, है ना। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्रवाल और शैवालों में परजीविता का संबंध है, पैरासिटिज्म, परजीविता। तो पैरासिटिज्म का मतलब होता है जब रहने और खाने के लिए आप किसी और के ऊपर यहाँ पर निर्भर होते हो, तो उसको हम सभी क्या कहते हैं? यहाँ पर पैरासिटिज्म यहाँ पर कहते हैं। तो भाई ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर गड़बड़ है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के ऊपर यहाँ पर पैरासिटिज्म नहीं होता। सिर्फ जो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर बना हुआ है वो बिल्कुल हमारा सही है। तो जो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो बी ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित पर विचार यहाँ पर करिए। सबसे पहले मरकरी, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि किसकी वजह से कौन सा डिजीज यहाँ पर हो जाता है। तो चलो इसको एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मरकरी। मरकरी मतलब आपका पारा, पारा की वजह से क्या होता है? मिनी माता डिजीज यहाँ पर हो जाता है ना। तो भाई ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही दिया हुआ है। ओके, फिर कैडमियम की वजह से प्लूम्बिन्स्म हो जाता है, ये गलत है। क्यों? इसके कैडमियम की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से इताई मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई इताई डिजीज यहाँ पर हो जाता है। लेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेड के लिए भी यहाँ पर जो दिया हुआ है इताई, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा क्या है, एक बार देखते हैं। अच्छा, इसमें से गलत कौन सा है? ओके सॉरी, चूज द इनकरेक्ट ना। तो गलत कौन सा है? तो देखो मरकरी की वजह से तो ये हो जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कैडमियम से ये यहाँ पर गलत है। लेड से इताई होता है, ये भी यहाँ पर गलत है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है आर्सेनिक की वजह से, ये भी यहाँ पर गलत है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ सही फर्स्ट है, फिर कह रहा है इनकरेक्ट यहाँ पर बताइए। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों यहाँ पर इनकरेक्ट है, और इसीलिए जो इसका आंसर यहाँ पे बनेगा वह क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसीलिए जो सी ऑप्शन बनेगा वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो मरकरी से मिनी माता का रोग होता है, लेकिन कैडमियम की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो तो कैडमियम से इताई होता है। लेड से स्किन और आईज की प्रॉब्लम होती है, और आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होता है। तो बाकी सब गलत है, लेकिन मरकरी वाला यहाँ पर सही है। और इन्होंने कहा कि गलत उत्तर चुनिए, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट,
मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर कि अमोनिया मानव द्वारा उत्सर्जित प्राथमिक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। मूत्र निर्माण में निस्पंदन शामिल नहीं है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है? तो ये है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन, है ना। और इसका जो आंसर यहाँ पे बनेगा वह क्या है? बी ऑप्शन। आंसर जो यहाँ पे बनेगा वह क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि जो नेफ्रॉन होते हैं वही हमारी किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यहाँ पर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी बातें भी देख लेते हैं। कह रहा है कि अमोनिया इज द प्राइमरी नाइट्रोजन। नहीं भाई, अमोनिया नहीं। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूरिया ही हमारा एक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व द फिल्ट्रेशन। बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले तो क्या होगा भाई? फिल्ट्रेशन ही तो होगा। पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, और रीएब्जॉर्प्शन के बाद फिर यहाँ पर सिक्रीशन होगा। तो यही तो 3 प्रोसेस में यहाँ पर मूत्र बनता है। तो ये वाले जो स्टेटमेंट है वो तो गलत लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कि प्रोटोनेफ्रिडिया मनुष्यों में प्राथमिक उत्सर्जन अंग है। बिल्कुल गलत बात है। जो यहाँ पर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वह हमारी किडनी होती है। तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, और इसीलिए जिसका आंसर होगा वह क्या है? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। टीबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है? अब टीबी का क्या मतलब होता है? ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस इज द वायरल इन्फेक्शन, ये यहाँ पर आपसे कह रहा है। तो भाई ये बात तो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल गलत है ना। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस होता है वह किसकी वजह से होता है? तो आंसर करना कि जो भी ट्यूबरकुलोसिस है वह बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी। नेक्स्ट, चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग कैन हेल्प डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस। फिर कह रहा है यहाँ पर कि छाती का जो एक्सरे परीक्षण है, छाती का जो एक्सरे यहाँ पर एक्सरे का पता लगा रहे हैं, और कह रहा है कि एक्सरे परीक्षण क्षय रोग का पता लगाने में यहाँ पर मदद करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि क्षय रोग को रोका जा सकता है लेकिन इसका उपचार यहाँ पर संभव नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें से कितने स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है? तो देखो, सबसे पहली बात कि एक्सरे से थोड़ा बहुत चीजें तो देखो यहाँ पर पता लग सकती हैं, लेकिन कह रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंट किया जा सकता है, क्यूरेबल नहीं है। ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। इसका जो आंसर होगा वह क्या है यहाँ पर? कि केवल और केवल दूसरा नंबर का यहाँ पर सही है, और इसीलिए जो इसका आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक आता है मोन्टॉक्स टेस्ट। मोन्टॉक्स टेस्ट के माध्यम से भी यहाँ पर पता लगाया जाता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस किसी व्यक्ति को है या फिर नहीं है। एक्सरे से पता लगाया जा सकता है, लेकिन जो पुष्टि की जाती है प्रॉपर वो किससे की जाती है? मोन्टॉक्स टेस्ट। पर इन सब में अगर आप देखो तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वही यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनिषेच जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है? पार्थेनोजेनेसिस, ये तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। इट इज अ फॉर्म ऑफ द रिप्रोडक्शन वेयर द ऑफस्प्रिंग डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग। इट इज ओनली ऑब्जर्व इन द मैमल्स। It typically occur in species with both male and female individuals. It result in the genetic diversity similar to the sexual reproduction. अब चलो इसको समझते हैं। तो बेटा कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कि ऐसे संतान बन जाती है जहां पर कभी स्पर्म था ही नहीं। मतलब कभी कभी ऐसे, जैसे मान लो अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हो, जब आप लैंगिक प्रजनन को देखते हो तो एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए, एक माँ चाहिए, एक पिता चाहिए, है ना, एक नर चाहिए, एक मादा चाहिए, राइट, है ना। लेकिन जब मैं ये कहूं कि भाई नर की आवश्यकता ही नहीं है, पुरुषों की आवश्यकता ही नहीं है, स्पर्म की आवश्यकता ही नहीं है, और बिना निषेचन के ही, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक बच्चा बन के तैयार हो गया, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है यहाँ पर? पार्थेनोजेनेसिस। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप किसी भी प्लांट को यहाँ पर देखते हो तो प्लांट के अंदर आपको पार्थेनोकार्पी देखने के लिए मिलता है
कि बिना निषेचन के ही आपको बीज रहित फल दिखाई देते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के ही आपको सीडलेस फ्रूट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि यह प्रजनन एक ऐसा रूप है जिसमें संतानें बिना निषेचन के अंडों से विकसित हो जाती है, और इसी वजह से जो इसका आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है स्तनधारियों में नहीं। अगर आप रेप्टाइल्स को देखते हो, सरीसृप को देखते हो, यानी कि सांप को देखते हो, स्नेक्स को देखते हो, घड़ियाल देखते हो, गैवियलिस जिसे कहा जाता है, तो वहां पर इस तरह की स्थिति आपको दिखाई देती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जो घड़ियाल होते हैं, जो गैवियलिस होते हैं, क्रोकोडाइल फैमिली के होते हैं, वहां पे टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है बेटा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे अंडे दिया गया है और मेल और फीमेल उनमें नहीं होता, सीधे अंडे दिया गया है, कैसा टेम्परेचर उस टाइम पे आसपास है, उस अकॉर्डिंगली जब अंडा फूटेगा तब पता चलेगा कि भाई मतलब मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर जो कहना चाहिए कि लिंग का निर्माण जो हो रहा है, सेक्सुअल डिटर्मिनेशन हो रहा है, वो कौन कर रहा है, टेम्परेचर, है ना। फिर कह रहा है कि यहाँ पर मेल फीमेल दोनों होंगे, नहीं भाई, यहाँ पे सिर्फ फीमेल बॉडी इतनी कैपेबल होती है कि वो नए बच्चे बना सकती है। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन की तरह विविधता होगी, नहीं होगी। जो भी यहाँ पर नई संतान होगी वो डिट्टो अपनी माँ की कॉपी होगी, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ए स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक संवर्धन का अनुप्रयोग नहीं है। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का यहाँ पर कौन सा अनुप्रयोग नहीं है। पहला, बड़ी संख्या में समान पौधों का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म प्रवर्धन। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पादप ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर होते क्या है, इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास कोई एक पेड़ है, कोई हमारे पास एक पौधा है, उसका टिश्यू हमने लिया, और टिश्यू लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ हार्मोन्स और वातावरण इस तरीके से बनाया कि हम उसके छोटे छोटे भाग यहाँ पर कर रहे हैं और फिर उसको एक नया पौधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में एक जैसे पौधे हम यहाँ पर बना सकते हैं, आइडेंटिकल प्लांट्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल इन द लिक्विड कल्चर टू ऑब्टेन द सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, यानी कि द्वितीयक उत्पादक प्राप्त करने के लिए सरल तरल संवर्धन में पौधों की कोशिकाओं को बड़ा करने का पैमाना यह होता है। यह भी बात यहाँ पर ठीक है। फिर एक क्रॉसिंग डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज यूजिंग द नेचुरल पॉलिनेशन, प्राकृतिक परागण का उपयोग करके। नहीं भाई, यहाँ पे परागण जैसा कुछ काम नहीं होता, ये तो लेबोरेटरी के अंदर काम हो रहा है, टिश्यू के लेवल में काम हो रहा है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन, परागण ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता। नेक्स्ट, मेस्टेमेटिक ऊतकों के प्रसार द्वारा विषाणुओं को हटाया जाता है। हाँ, ठीक बात है। तो यहाँ पे मेस्टेमेटिक टिश्यूज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऐसी टिश्यूज होती हैं जो हमेशा सेल डिवीजन करती हैं, सेल डिवीजन करती हैं, सेल डिवीजन करती हैं हमेशा। तो इस तरह की टिश्यूज का यहाँ पर यूज किया जाएगा ताकि जो भी यहाँ पर पौधा है वो बन करके तैयार हो सके, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है जो हो सकता है कि आने वाले टाइमों में हमारे प्लांट को नुकसान करे, उसको भी यहाँ पर रिमूव किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है, क्योंकि पूछ रहा है कि नॉट कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, तो सी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, और इसीलिए जो इसका आंसर बनेगा वह क्या है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे लास्ट, निम्नलिखित में से कौन से किस जीव समूह में खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर टूटकर अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेशन। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो अगर जैसे आप हैं, हम हैं, कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, कोई भी बैक्टीरिया भी आप ले लो, हमेशा आप सब देखते हो कि जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। तो उसको हम सभी कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी अंतःकोशिकीय श्वसन के नाम से यहाँ पर हम उसे जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह डाइजेशन क्या हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है। और जब ये डाइजेशन शरीर के बाहर होगा तो कहाँ होगा, किस तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पर बात आती है किसके बारे में, फंजाई के बारे में। यहाँ पे हम सभी बात करेंगे यहाँ पर कवक के बारे में। तो जो भी यहाँ पे हमारा कवक होता है इस तरीके से, तो जैसे मान लो यह किसी ब्रेड के ऊपर है, किसी रोटी के ऊपर है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर है, तो ये क्या करेगा कि कुछ इस तरह से केमिकल्स को ये यहाँ पर बाहर निकालेगा,
और जो भी यहाँ पर केमिकल बाहर निकलता है वो क्या होते हैं, एंजाइम्स। तो जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनको यह बाहर निकालता है, जिसकी मदद से ये क्या करेगा कि जो भी यहाँ पर ब्रेड वगैरह होता है या रोटी है या कोई भी यहाँ पर सबस्ट्रेट है, खाने पीने का सामान है जो कि सड़ रहा है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, यहाँ पर सैप्रोफाइट्स होते हैं ना, सैप्रोफाइट्स यहाँ पर होते हैं, और हिंदी में इसको हम सभी कहते हैं यहाँ पर मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, ठीक है, मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी ये यहाँ पर होते हैं, राइट बच्चों। तो सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों के ऊपर, डेड एंड डीके मटेरियल के ऊपर ये अपना जीवन यापन यहाँ पे करते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर ये अपघटन कर दिया, इन्होंने डिकम्पोज कर दिया, और जो भी यहाँ पे मिनरल्स होंगे, जो भी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह होगा, उसको फिर से ये क्या करेंगे, यहाँ पे रीअब्सॉर्ब करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो डाइजेशन था वो अपनी बॉडी के बाहर ही कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कर ही लिया, और इस तरह के डाइजेशन को हम सभी क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल डाइजेशन, एक्सटर्नल डाइजेशन के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। और इसी को यहाँ पर कहा जाता है बाह्य पाचन। क्या कहा जाता है इसको हम यहाँ पर, बाह्य पाचन के नाम से हम सभी इसे यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें जरा आप देखो कि कवक कौन है, फंजाई कौन है, ईस्ट यानी खमीर, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, ये सब क्या है, एक तरह के कवक है, एक तरह के यहाँ पे फंजाई है। और इसीलिए जो इसका आंसर यहाँ पर बनना चाहिए वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी वजह से जो ए ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, फिनिश, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आए होंगे, और इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन के साथ फिर से यहाँ पर मिलूंगी। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।